Hello everyone and welcome to the Goenka Chronicles. Today we are joined by Ms. Jyoti Verma, a remarkable social entrepreneur and a pioneer in women empowerment and sustainable farming. With a background in journalism and a postgraduate degree in mass communication, she has channeled her inner voice and skills to create meaningful change. तो सबसे पहले आप कैसी हैं? बहुत अच्छे। जी, हमें भी बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आई, आपने हमें अपना टाइम दिया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे मैं अभी इस लायक नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे आऊँ, बट मुझे लगता है कि मैं बच्चों से क्या बोलूँगी क्योंकि मैं काम ऐसा कुछ करती हूँ। जी नहीं, आप डेफ़िनिटली लायक हैं, आप जो काम करती हैं वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो ऐसे काम करने के लिए मुझे लगता है ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है जो आप कर रही हैं अभी। उसी पे आपके काम से रिलेटेड ही मेरा पहला सवाल है। आपके लाइफ़ का ऐसा कौन-सा मोमेंट था जो आपने जर्नलिज़्म की डिग्री के साथ आपने ये सोशल एंटरप्रेन्योर जो आप रूरल वुमेन के साथ काम करती हैं, वो आपने स्टार्ट करा? सबसे पहले तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं बताऊँ कि मैं एक जर्नलिस्ट थी और मैंने दूरदर्शन में जब मैं मास कम्युनिकेशन कर रही थी, तो आई वाज़ द यंगेस्ट न्यूज़ रिपोर्टर। तो मुझे लग रहा था कि उस समय मुझे उस चीज़ की वैल्यू नहीं थी, बट मुझे बाद में लोगों ने बोला कि अच्छा तुम सबसे कम एज की जर्नलिस्ट थी वहाँ पे। तो मुझे लग रहा था कि अच्छा ठीक है, तो उस समय 7:20 पर कुछ न्यूज़ आती थी, तो मैं उसको कवर के लिए जाती थी, जैसे कोई न्यूज़ वहाँ पे असाइनमेंट्स मिलते हैं। तो मैंने थोड़े दिन काम किया, फिर उसके बाद में उस करियर को परस्यू करने के बजाय मेरी शादी हो गई। तो फिर राष्ट्रीय सहारा में थोड़ा काम किया, फिर मेरा बेटा हुआ, तो फिर मैंने सारा जॉब छोड़ दिया था। और उसके बाद मुझे लगा कि थोड़ा-सा वो बड़ा हो गया, स्कूल जाने लगा, तब मैंने सोचा कि अच्छा मैं फिर से खाली हूँ, तो मुझे लगा अच्छा ठीक है करते हैं कुछ। जी। तो गौशाला का काम शुरू किया। हाँ जी। इनिशियली तो मैं बहुत वहाँ इन्वॉल्व नहीं थी कि मतलब मुझे यही चाहिए कि करना है। तो जब करते-करते ना बस मुझे याद आ रहा है कि 2017 में मुझे गायों से प्यार हो गया। तो बस वो आज तक वो जर्नी स्टार्ट है वहाँ से। हाँ जी, नहीं जानवर से अच्छे तो मुझे लगता है कोई होता भी नहीं है। वो जितने प्यारे होते हैं, हुँ, वो आपको बिना कुछ कहे प्यार देते हैं, तो वो सबसे बड़ी बात होती है मुझे लगता बिल्कुल। है। आपने मेंशन करा कि आपने राष्ट्रीय सहारा, दूरदर्शन में काम करा, आप अभी आकाशवाणी में काम कर रही हैं। तो आप आपकी जो मीडिया एक्सपर्टीज़ है, ये आप अपने सोशल वर्क में कैसे यूज़ करती हैं? जब हम दूरदर्शन में थे, तो वहाँ जी। पर ज़्यादातर तो मुझे न्यूज़ जो मुझे कवर करनी होती थी, वो वुमेन से ही रिलेट होती थी। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कहीं कोई वुमेन्स का वो चल रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ जाके आप कवर कीजिए कि आज अच्छा ये अचीवमेंट्स वगैरह कुछ भी। तो उसके बाद जब आकाशवाणी मैंने काम करना शुरू किया, तो वहाँ पर मोस्टली क्या होता है कि खेती-किसानी के प्रोग्राम्स होते हैं और वहाँ जितनी भी सरकार गवर्नमेंट्स की योजनाएँ होती हैं, उनके बारे में हमें अपने श्रोताओं को बताना होता है। जी, बिल्कुल। तो उससे क्या हुआ कि एक चीज़ें मुझे नॉलेज ज़्यादा मिली, है ना? जब आपके पास नॉलेज होती है, तब आप कोई भी काम कर सकते हो। जी। तो मुझे वो चीज़ पता है अच्छा ये योजनाएँ चल रही हैं, ये चीज़ें हैं, तो हम उन चीज़ों को अपने जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे उन लोगों को बता के उनको कनेक्ट कर सकते हैं, उनको उन चीज़ों का लाभ दिला सकते हैं। डेफ़िनिटली हाँ। बहुत बहुत अच्छी बात है ये तो कि आपने इतना काम करा सोशल वर्क हाँ। के लिए अपनी फ़ील्ड से। तो जर्नलिज़्म के ही टॉपिक पे आपको डेफ़िनिटली कुछ वैल्यूएबल लेसन्स मिले होंगे जब आपने जर्नलिज़्म पढ़ा होगा। हुँ। तो आपने उन लेसन्स और अपने जर्नलिस्टिक करियर को सस्टेनेबल फार्मिंग से कैसे एसोसिएट करा? सर जर्नलिज़्म का मतलब ये होता है कि आपको बहुत अवेयर रहना होता हाँ है ना? जी। आपका बोलते हैं ना कि आपका जितना भी आँख, नाक, कान होता है ना, वो हुँ, खुला हुआ होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे कि अब जैसे आप जा रहे हो रास्ते में, तो एक जर्नलिस्ट होता है, वो जा रहा होता है, तो वो नाक से भी न्यूज़ ले सकता है, अपने कान से भी न्यूज़ ले सकता है, अपनी आई से भी न्यूज़ ले हुँ, सकता है। वो कभी हर चीज़ में न्यूज़ देखता है, मतलब हुँ, एक इन्फॉर्मेशन देखता है। अच्छा, हुँ, वो चीज़ उसको क्योंकि वो अवेयर है और फिर वो किसी को बताना चाह रहा है, किसी को देना चाह रहा है या वो खुद उसको एग्ज़ीक्यूट करना चाह रहा है। तो जर्नलिज़्म से मतलब बहुत सारी चीज़ें हम अवेयरनेस सबसे बड़ी चीज़ होती है, ठीक है? वो किसी ऐसा नहीं है कि खेती-किसानी या कोई सोशल इश्यू ये हुँ, भी नहीं होता है, पॉज़िटिव कॉज़ के लिए भी हो सकता है। तो वो चीज़ें हमें सिखाती हैं कि हमारे सेंसेस, हमारी जो नॉलेज है, हमारी अवेयरनेस, उस हाँ जी। चीज़ को हम अपने जीवन में कैसे लागू करें और दूसरी चीज़ दूसरों को कैसे उससे फ़ायदा दिलाएँ। जी। तो ये बड़ी बात है कि जर्नलिज़्म का जो व्यक्ति होता है उसका दृष्टिकोण आई थिंक एटीट्यूड थोड़ा चेंज होता है। जी।
ये मैं पहले आपके पहले आंसर के पे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। आपने बताया आप गौशाला चलाती हैं हुँ, एंड जहाँ तक मुझे पता चला है उसमें 200 से भी ज़्यादा गाय हैं इस पॉइंट हुँ। पे। तो ऐसा कौन से की लेसन्स आपने इस मैनेजमेंट में सीखे हैं इतनी लार्ज स्केल ऑपरेशन चलाने में, डेफ़िनिटली एनिमल वेलफेयर की तरफ आपने हुँ। बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी कि इसको मैनेज कैसे करते हैं? प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए? तो जब हम लोग की गौशाला जो है 2014 में, हाँ जी। तो वहाँ पर ये था कि हम लोग उसको फुल्ली ऑटोमेशन पे ले जाएँगे। हुँ, टेक्नोलॉजी जो है हम उसमें इन्वॉल्व करेंगे। प्लस हम लोग जो है हर तरह का मैनेजमेंट जो है हर चाहे वो फॉडर मैनेजमेंट हो या अगर आपका मिल्क मैनेजमेंट जो भी आपका प्रोडक्ट हुँ। मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने सोचा कि हम करेंगे। बट क्या होता है ना कि आप सोचते हो, आपको आपके पास वो नॉलेज नहीं है, जी, ठीक है? आप बड़ी-बड़ी चीज़ें आप हायर कर लेते हो। आपको पता है कि आप एनडीआरआई के साइंटिस्ट को आप उससे हेल्प ले सकते हो। बट क्या होता है कि जब हम कर रहे होते हैं, जैसे कोई गौशाला हमें रन करना है, हुँ, हुँ। तो हमें उस समय जो वहाँ का वातावरण है या वहाँ का जो जगह है, उस हिसाब से हमें वहाँ पे अलग-अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। बिल ऐसा नहीं होता है कि हम कहीं का जो बुकिश नॉलेज है या कहीं का जो जो एनालिटिकल जो भी डाटा है, हम उसको कहीं भी अप्लाई कर लें, है ना? तो सेम चीज़ें हमारे साथ हुई। हुँ, तो ये हुआ कि जब 2014 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, मतलब हम लोग के पास इतना हर्ड था, तब ये प्रॉब्लम्स आई कि हम लोगों को बहुत बहुत पैनिक हो जाता था कि अच्छा, गाय बीमार है तो हमें डॉक्टर बुलाना है। और फिर उसके बाद में मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। फीड मैनेजमेंट नहीं हो रहा है ढंग से, मलन्यूट्रिशन है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स आ रही है ना? तो उसको करने के लिए हमें फिर एकदम बिल्कुल स्क्रैच से सीखना पड़ा। बिल्कुल। हम किसी की हेल्प नहीं ले सकते, हम फार्म पे मैनेजर रख सकते हैं। ये नहीं हो सकता है कि हम उस चीज़ को मैनेजर के थ्रू या किसी किसान को ले आते हैं, वो मुझे नॉलेज दे देगा गाय क्या होती है। तो इसीलिए जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई, तो 2014 में मैंने एक डिसीजन लिया कि भाई देखो, मुझे अब ना प्रॉपर्ली सीखना है, ये होता क्या है। तो फिर मैंने एनडीआरआई में एक ट्रेनिंग ली थी। तो मुझे ये पता चला, अच्छा एक्चुअली गाय क्या होती है, हुँ, ये कैटल क्या होती है, हर्ड इसको मतलब कैसे मैनेज करते हैं। तो वहाँ से थोड़ा-सा मुझे जो है, जो भी नॉलेज मिला बहुत अच्छा था, डाटा मिला और उसकी नई टेक्नोलॉजीज़ को कि हाँ, अच्छा ऐसे कर सकते हैं, हुँ, गाय हुँ, क्या होती है, कितनी तरह की होती है, इंडिजिनस काऊ, ठीक है, एक्सोटिक काऊ। हुँ। तो अब आपको डिसीजन था कि डेयरी सेक्टर जो है, जैसे पता है भारत देश में ऐसा है कि हम लोग के यहाँ 30% ही ऑर्गेनाइज़ सेक्टर है ये लाइवस्टॉक, बाकी तो हमारा अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर है। तो मुझे ये लग रहा था कि अच्छा ठीक है, डेयरी को जो हम लोग एक बड़े लेवल पे तब ले जा सकते हैं, जब हमको सारी चीज़ें आ रही होती हैं, है ना? तो उस हिसाब से मैंने फिर उसको जब वहाँ से हम सीख के आए, तो मुझे लगा कि वहाँ पे मुझे एक डॉक्टर ने मुझे बोला था कि अच्छा ठीक है, तुम अगर गौशाला चलाना चाहती हो, तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। हाँ जी। तुम खुद से अपना चारा दे सकती हो गाय को, नहीं दे सकती हो, या तुम अपनी गाय की डिलीवरी करा सकती हो कि हाँ नहीं जी। करा सकती हो, या तुम अगर उसको कोई चोट हो गई है, तो उसको तुम खुद से फर्स्ट एड दे सकती हो कि नहीं दे सकती हो। तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी कि हाँ, मतलब जब से मैं खुद नहीं करूँगी ना, तो वैसे वो नहीं हो सकता है। तो पर फिर आपने सबसे बड़ा, सीखा ये सब? हाँ, वो सारी चीज़ें मुझे, क्योंकि वो बोल रहे थे ना, इन्वॉल्वमेंट आपका होना हाँ चाहिए। जी। कोई भी बिज़नेस है आपका, जितना आप इन्वॉल्व होगे बहुत स्क्रैच लेवल पे, तब आप उसको जानोगे। और अभी क्या है, अभी का लेवल ये है कि मेरी गाय बैठी होती है, तो मुझे पता होता है कि ये हैपीली बैठी है या हाँ इसको कोई जी। प्रॉब्लम है। हाँ जी, तो जैसे आप अब समझने लगी हैं कि वो हैपीली बैठी है, उसको कोई प्रॉब्लम है। तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है हुँ। कि अगर बातें कर सकती, अगर गाय बातें कर सकती, तो वो इंसानों से क्या कहती उनके बारे में? डेफ़िनिटली गाय अगर बात करती, तो ये कहती कि मैं शायद तुम्हारे साथ ही रहने के लिए बनी हूँ, हाँ जी। और मुझे मतलब अच्छे से रखो अपने साथ। क्योंकि कभी भी मैंने जो महसूस किया है, गाय वो वाइल्ड एनिमल नहीं था। वो जब भी ह्यूमन सोसाइटी, मुझे नहीं पता कब बनी होगी, बट जब भी बनी होगी तो गाय हमारे साथ थी। कुछ कुछ जो एनिमल थे, अब हम उसको ह्यूमन आर आल्सो एनिमल ना, बट वो गाय है। और बड़ी अच्छी चीज़ मुझे तब पता चली जब मैंने एनडीआरआई में ये सीखा कि एआई सीखी करनी। जी। तो मुझे ये पता चला, अच्छा गाय जो होती है वो जैसे ह्यूमन का जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है वो 9 मंथ का होता है। तो गाय भी सेम होती है। गाय का प्रेगनेंसी पीरियड 9 मंथ होता है। हुँ। उसके बाद उसके पास इतना इनफ दूध होता है कि वो अपने बच्चे के देने के बाद वो हमारे लिए छोड़ती है। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं, हम उनके ऊपर जी।
बट क्या है कि हम उन्हें उनकी केयर अच्छे से करें, उनको बस उनको उनके लिए अच्छे से रहने, खाने की व्यवस्था करें, उनके वेलफेयर के लिए ध्यान रखें। अब उनको उनका हम वो ना क्या कहते हैं एक्सप्लॉइटेशन ना करें, हुँ। उनको मल न्यूट्रिशन ना दें, मतलब जो चीज़ें उन्हें चाहिए, उन चीज़ों को हम प्रोवाइड करें। और सबसे बड़ी खुशी मुझे ये लगता है कि गाय तब महसूस करती है, जो फ्री होके वो ग्रेज़िंग करती है या फ्री होके घूमती है ना? तो बाँध के ना रखें गाय को। बिल्कुल। आप आप एक मदर हैं, हुँ। आप एक वाइफ़ हैं, आप इतना जर्नलिज़्म भी करती हैं, आप गाँव की सेवा करती हैं, आप गाय की सेवा करती हैं, तो आप बहुत सारे काम करती हैं। तो आप अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ और पर्सनल लाइफ़ का बैलेंस कैसे बना के रखती हैं? जब सात्विक छोटा था मतलब मेरा बेटा, हाँ जी। तब मैं बहुत उसके ऊपर टाइम देती, स्कूल स्कूल ले जाना, ले आना। फिर वो जब थोड़े से बड़े हुए तो मुझे लगा कि अभी वो काफ़ी वो बहुत सारी चीज़ें अपने आप कर लेते हैं। हुँ। तो मुझे टाइम ज़्यादा मिला। फिर मेरी फैमिली का सपोर्ट था कि अच्छा ठीक है, अगर ये कर रही है, इसका मन लग रहा है। हुँ। जब मुझे बहुत ज़्यादा शौक है कि गाय और एग्रीकल्चर, हुँ। खेती करना, तो उन चीज़ों पे ज़्यादा समय देना और फैमिली का सपोर्ट होना, ये बड़ी बात है। तो ये इसके लिए मैं लकी हूँ। जी, आई थिंक सबको ऐसे फैमिली का सपोर्ट मिले तो बहुत बड़ी चीज़ें कर हुँ। सकते हैं हम लोग। अगला मेरा क्वेश्चन है कि आप विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत काम करती हैं। हुँ। तो गाँव में, विलेजेस में विमेन एम्पावरमेंट इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को छोड़ के कैसा दिखता है आपके हिसाब से? अ, जैसे कि अभी हमारी जो शिक्षा नीति है, हुँ। उस हिसाब से बच्चियाँ पढ़ रही हैं जी। और वहाँ पर जो लोकल मेरा एरिया है, वहाँ पर अच्छे विद्यालय हैं, जहाँ पर लड़कियाँ पढ़ के एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो कर ले रहे हैं। जी। तो अभी उससे कोई बहुत आपको सैटिस्फैक्टरी रिज़ल्ट तो नहीं मिलेगा कि आप पूरा सोसाइटी आपका चेंज हो गया और हर लड़की अर्न करने लगी या एम्पावर हो गई, वैसा कुछ अभी नहीं दिखेगा। बट ये है कि वो अवेयर हैं, हुँ। उनको चीज़ें पता है, वो अपडेटेड हैं थोड़ा और आगे जो बच्चे हैं वो कुछ अच्छा बेहतरीन कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और बच्चियाँ वहाँ की अभी ये चीज़ जानती हैं कि हाँ, अब शहर दूर नहीं है, तो उन्हें बाहर निकल कर काम करने में भी समस्या नहीं होती है। हुँ। और अभी देखा है मैंने वहाँ का कल्चर ये चेंज हुआ है कि जैसे जो छोटे टाउन्स वगैरह हैं, वहाँ लड़कियाँ शॉप्स में काम करना शुरू करती जी। हैं। खुद का उनका अभी जब वो भी है क्या बिज़नेस भी कर लेती हैं। हुँ, हुँ। और सबसे बढ़िया सरकार जो योजनाएँ चलाती है, उनका भी लाभ लेते हैं। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हैं वो लोग और उससे भी वो लोग काफ़ी कुछ काम कर रही जी। हैं। उसी पे कि जैसे आप उनको काम देती हैं अपनी गौशाला वगैरह में, तो उनसे उनकी एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बन जाती है। तो आप लोग ये कैसे इंश्योर करते हैं कि उनकी जो इंडिपेंडेंस है, वो उनकी फैमिली या उनके हस्बैंड्स एक्सप्लॉइट ना करें? क्योंकि ऐसे काफ़ी केसेस के बारे में हम सुनते हैं हुँ। कि गाँव में स्पेशली ऐसा होता है। हाँ, जब हमने अपना एसएचजी बनाया था मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, हाँ जी। तो उसमें क्या होता था इनिशियली जो हम काम कर रहे थे तो जब महिलाएँ आती थी मेरे पास, हुँ। तो वो काम करने आती थी गौशाला पे। हुँ। उनको ये था कि हम काम करेंगे, फिर वहाँ परमानेंट तो काम ऐसा होता नहीं था कि आप काफ़ी दिन तक 1-2 महीने का काम मिले, वो कुछ 1 हफ्ते का काम है या 10 दिन का काम है करके वो चले जाते थे। तो फिर ये हुआ कि उस दौरान मुझे पता एसएचजी के बारे में पता चला था, हुँ। तो मुझे लगा कि अच्छा, कभी-कभी उनके साथ इतनी प्रॉब्लम होती थी कि उनके पास ₹200 नहीं है, हुँ, ₹100 हुँ। नहीं है क्योंकि वो हार्डली जो है थोड़ा खेतों में काम करके या जो हम लोग जब क्रॉप हार्वेस्ट करते हैं, तो उसके उस समय वो काम कर देती थी। तो उससे और बाकी सीज़न में वो जैसे खाली रहते हैं, हुँ। तो उन्हें वो बड़ी उन अजीब स्थिति उनकी होती है कि कभी-कभी मेरे पास आती है हेल्प के लिए कि अच्छा पैसे नहीं हैं तो फिर आप मुझे दे दो हाँ। ये प्रॉब्लम हो गई है घर में। तो मुझे लगता था अच्छा कुछ तो करना चाहिए, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो उनमें 10-20 हज़ार रुपए नहीं उनके पास। अच्छा ठीक है, तो वो एक चीज़ थी तो मैंने फिर उसको एसएचजी का फॉर्मेशन किया हाँ जी। कि हम लोग इससे बहुत बड़ी तो नहीं हेल्प करता है ये ग्रुप जो सेल्फ हेल्प है, तब भी वो 1,10,000 रुपए देता है ग्रुप को, एक ग्रुप को। और वो जो है वो पैसा जो हम लोग का जो एसएचजी होता है उसमें 10 महिलाएँ होती हैं अच्छा, हाँ जी। और उन 10 महिलाओं के लिए वो एक बड़ी रकम है। अगर मान लीजिए कि हम कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है और उसे सडनली उसे 20,000 रुपए की ज़रूरत है। क्योंकि गाँव का जो नीड होता है बहुत बड़ा नहीं होता है कि हुँ। बहुत बड़ी उनकी ज़रूरतें नहीं, कोई बहुत बड़ी उनकी इमरजेंसीज़ नहीं है। 10-20 हज़ार रुपए उनके लिए बहुत बड़ी राशि होती है। तो वो जब भी किसी से माँगते हैं तो कोई देता नहीं है। मगर अभी क्या है कि वो हमारे अकाउंट में होता है और वो 10 से 20 हज़ार रुपए वो आसानी से ले सकते हैं अपना मतलब कि और फिर उसके बहुत मिनिमम इंटरेस्ट होता है कि 2% का है, ठीक है? हुँ। तो फिर उसको वो
अपना ईएमआई के थ्रू वापस कर देते हैं उसी ग्रुप में। जी। और दूसरी बात है कि उनको मैंने सेविंग के लिए भी इससे उनको हाँ जी। एक आदत पड़ गई कि हम लोग का एसएचजी है, जितना हम लोग पास अकाउंट में पैसा होगा उस हिसाब से हम लोग को ज़्यादा पैसा फिर वहाँ से मिलेगा बैंक से। ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है एसएचजी का। आपके एसएचजी की ही बात करते हैं, बांके बिहारी गाँव सेवा स्वयं सहायता समूह जो है, उसने काफ़ी जैसे आप बता रही हैं औरतों को एम्पावर करा है, उनको इंडिपेंडेंस दिया है। तो आप अपने इनिशिएटिव को 5 साल में कहाँ देखते हैं? कौन-सी हाइट पे देखते हैं? इनिशियली जब मैंने गौ सेवा वाला बांके बिहारी गौ सेवा स्वयं सहायता समूह बनाया था, हुँ। तब ये था कि हम अपनी जितनी भी बहनें हैं, अगर वो चाह रही हैं कि हम घर में बैठ के और मुझे बाहर ना जाना पड़े और छोटा-सा काम कर लें, तो हुँ। मुझे सबसे अच्छा आइडिया ये लगा कि ये लोग को गाय रखवाते हैं या इन लोग के पास ऑलरेडी गाय होगी। हुँ। तो जिसके पास गाय थी, तो उसको हमने ये बोला कि आप इसका थोड़ा-सा उस गाय का फीड चेंज करो, उस गाय की जो जो उसकी ब्रीडिंग है वो अच्छे से कराओ। हुँ। उसके बाद में अगर आप नई गाय लेना चाहते हो तो आराम से थोड़ा-सा पैसा एसएचजी से लेके आप उससे और अपना मिला के आप नई गाय लेके आओ। हुँ। उससे जो हमारा मिल्क प्रोडक्शन होगा वो हम आपका मिल्क परचेज़ कर लेंगे और फिर हम आपको पैसा देंगे। जी। इससे क्या होगा और उसमें उनको गाइडेंस की ज़रूरत थी। क्योंकि अगर क्या होता है ना हम जब ट्रेडिशनल वे से अगर गऊ पालन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें नॉलेज नहीं होती है। हुँ। उन्हें क्या लगता था कि अच्छा गाय का मतलब होता है कि थोड़ा-सा हरा चारा खेतों से ले आओ और थोड़ा-सा भूसा ले लो और उसके बाद में और उसको खिला दो। तो जनरली क्या होता है कि बहुत सारे और जो होती हैं उनकी केयर्स की जैसे कि डिवर्मिंग हो गई या उनकी फीड मैनेजमेंट की अगर वो ज़्यादा मिल्क दे रही तो उन्हें कितना फीड दें, हुँ। वो सारी चीज़ें उनको नहीं पता थी। तो वो एक एक सेट पैटर्न पे काम कर रहे थे। तो धीरे-धीरे मैंने उनको जब हम लोगों का एसएचजी का होता था कि मीटिंग्स वगैरह में तो उनको मैंने प्रोत्साहित किया कि भाई देखो ऐसा नहीं चलेगा। पहले क्या होता था कि गाय ग्रेज़िंग करती थी। हुँ। तो वो सारे न्यूट्रिशंस वो ले लेती थी कहीं न कहीं से वो पत्ती खा रही। अभी क्या है हम उसे एक सिलेक्टिव फीड दे रहे हैं, हुँ। है ना? या तो ज़्यादा से ज़्यादा खेतों से ले आए, जो हम दे रहे हैं वो खा रही है वो एक खूँटे पे बंध के। तो अब उसके लिए उसके क्या प्रॉब्लम्स होंगी? वो अच्छी-सी ज़ाहिर-सी बात है उसमें कुछ न कुछ कमियाँ आएँगी, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आएगी, मलन्यूट्रिशन, मिल्क यील्ड कम होगा। हुँ। तो उनको बोला कि नहीं ऐसे मत करो। सबसे पहले तो आप डिवर्मिंग उसकी करो। हुँ। तो उसके जो उसका जो पेट होता है ना तो उस रूमेन में कई सारे पार्ट्स होते हैं। तो ये हुँ। सारी चीज़ें वो उनका एक अलग ही वो पाचन तंत्र होता है। तो उनको ये नहीं पता था। हुँ। तो फिर उन्होंने ये प्रोसेस कि हाँ, ये तो जाके पशु चिकित्सालय पे जाओ और एक छोटी-सी टिकिया होती है, आप हुँ। खिला दो उसको 3 महीने पे खिलाना। तो उन लोगों ने वो चीज़ की। वो ये 3 साल की जर्नी की हाँ बात हो जी। रही है कि अब वो करते हैं, रेगुलर हुँ। बेस पे करते हैं। फिर ये हुआ कि अच्छा ठीक है, मिल्क से तो उन्हें इंस्टेंट पैसा मिल जा रहा था, तो हम गोबर का क्या करते हैं? हाँ जी। तो गोबर को फिर ये हुआ कि हम लोग वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। हुँ। उन्हें लगा यार ये क्या है मतलब जो भी हालाँकि वो अवेयर थे, जानते थे बट बनाना नहीं जानते थे। फिर हम लोगों ने उनको बेड बनाने सिखाए और वो लोग फिर जब उनका पहला जो उनका वर्मी कंपोस्ट बन के तैयार हुआ तो वो बहुत खुश भी हुए कि अच्छा ठीक है, ऐसे बनता है और उसका फिर अच्छा रेट भी मिलता है कि हुँ। हम लोग ले लेते हैं। वो बनाते हैं, ग्रुप की जो औरतें हैं वो वर्मी कंपोस्ट बनाती हैं और हम लोग उसको परचेज़ कर लेते हैं। फिर फर्दर हम लोग उसको आगे सेल करते हैं। जी। तो उससे उनकी इनकम डबल हो जा रही है। हुँ। तो वो खुश हो रहे हैं। दूसरा वो आगे भी आगे काम करने के लिए प्रोत्साहित भी हो रहे हैं कि अच्छा ठीक है मुझे अब काम करना है। हुँ। जी। आपने अभी वर्मी कंपोस्ट की बात करी कि पहले वो लोग नहीं समझ पा रहे थे ऐसा हुँ। क्या है। तो वही मैं उसका भी पूछना चाहती थी कि जो फार्मर्स को आपने कन्विंस कैसे करा कि आप कन्वेंशनल मेथड से ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट करें? देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि जब भी पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या होती है क्योंकि किसान जो है पहले कहते थे ना गेहूँ 2 पानी में हो जाता था। हुँ। अभी क्या है किसान को 5 पानी देना पड़ रहा है उसको। तो जब भी कोई किसान क्योंकि मैं खुद खेती किसानी करती हूँ तो मुझे हुँ। लगता है कि किसान से बात करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं तो उनसे जब भी कोई किसान होता है बात करते हैं। तो हमने जो मेरी महिला किसान है मैंने उनसे बोला कि तुम लोग इतनी लागत लगा देते हो, तुम्हारा प्रोडक्शन क्या होता है? तो उन्होंने कहा यार कुछ नहीं बस घर का खाना निकल आता है। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होता है। आप हुँ। इसको अपने खेतों में सबसे पहली बात पानी आप एक अच्छी उसका मैनेजमेंट करो कि हाँ ठीक है, हम ज़्यादा जो धरती का पानी है उसे ना निकालें, ठीक है? तो उस तरह से उनको कुछ बातें समझ में आई कि हाँ, ये चीज़ें टेक्निकली सही हैं।
शायद उन्हें नहीं पता थी या वो लोग कर नहीं रहे थे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस वे पहले तो तालाब होते थे, कुएँ होते थे, अब वो नहीं हैं। जितनी चीज़ें आपको सुविधा गवर्नमेंट देगी या जितनी चीज़ें अपने लिए आपने इकट्ठी कर ली होंगी, फिर हम लोग बाकी चीज़ें वो छोड़ देते हैं पीछे से। तो उन्हें लगा कि अच्छा ठीक है ये बात तो सही है, तो गड्ढा खुदवाना खेतों के वहाँ पर और उसके बाद में उसमें वर्मी कंपोस्ट के छोटे-छोटे पिट बनाना। तो क्योंकि अगर कोई इनिशिएटिव लेता है हुँ। तो लोग उसको फ़ॉलो करते हैं अच्छी चीज़ का। जी, तो बिल्कुल। मुझे भी वही रिस्पॉन्स मिला था कि अच्छा ठीक है करते हैं इस पे, अगर ये कर रही हैं तो मैं भी करता हूँ। तो वो लोग करते हैं। जी। हाँ, ये बात भी होती है कि जब कोई कुछ अच्छा करता है तो लोग खुद ही फ़ॉलो करना शुरू कर देते हाँ, हैं उस चीज़ को। वर्मी कंपोस्ट के बहुत सारे फ़ायदे हैं, उन्हें दिखे भी, अपनी मिट्टी उनकी चेंज हुई, जी। उनको लगा कि अच्छा इससे हमारा गोबर वेस्ट नहीं जा रहा है और पानी के बारे में भी उनकी और सबसे बड़ी बा अभी निवे हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप ये है कि भाई हम लोग जितना भी बाज़ार पे डिपेंड हैं, जैसे खेती करते समय या पशुपालन करते समय हम हर चीज़ बाज़ार से खरीदते हैं। हुँ, हुँ। अब बाज़ार की डिपेंडेंसी जितनी हमारी कम हो जाएगी, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि हमें अपने खेत में गेहूँ बोना है, इस समय तो हम हाँ, इसके पहले हमने गेहूँ बोया था, तो गेहूँ के लिए हमें सीड चाहिए होते हैं हुँ। और जो बाज़ार में उपलब्ध सीड है वो बहुत महँगा है। तो अभी क्या होता है ना किसान अगर 1 बीघे का गेहूँ बोना है तो उसके पास 10 से 20 हज़ार रुपए होना चाहिए। तो ये बड़ी राशि है, उनके लिए, जी। है ना? तो वो चीज़ें वो अगर उनको अपना बीज संग्रहण करें मतलब सीड कलेक्शन करें और वो बाज़ारों पे कम डिपेंड हो जैसे यूरिया है, डीएपी है, जो भी केमिकल वाली जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो कम खरीदें वहाँ से। हुँ। उन्हें पता है कि हमारे पास खुद की खाद है, तो वो इतनी महँगी खाद नहीं खरीदेंगे वहाँ से और करेंगे तो उनको धीरे-धीरे रिज़ल्ट्स मिलेंगे तो वो ऑटोमैटिकली वो चीज़ें फ़ॉलो करेंगे। करके क्योंकि अब उन्हें बताया नहीं गया होगा क्योंकि बीच का जो ट्रांज़ैक्शन पीरियड आया ना हमारे हमारे देश में कि हमारा जो किसान था उसने अपने बच्चे को वो नॉलेज नहीं जी। दी नहीं। वो सोचता था कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के ना कुछ अच्छा किसान नहीं बनेगा, कुछ अच्छा बनेगा। हुँ। तो शायद वो उस चीज़ का हम लोग भुगतान कर रहे हैं। हुँ, और मुझे तो लगता है किसान से ऊपर कौन-सी पोज़ीशन होती है, हाँ, उनके बिना तो शायद हम भी नहीं हैं। हाँ, हाँ जी। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने पहले मेंशन करा था टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं आप लोग अपनी गौशाला में। तो आप एआई जो अभी बहुत चल रहा है, एआई और टेक्नोलॉजी का आप उसको कैसे ब्लेंड करते हैं अपनी फार्मिंग के साथ? ठीक है। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो हाँ। क्योंकि अभी जो हम लोगों का ये दौर चल रहा है ना एआई का है, ठीक है? हुँ। तो एआई टूल्स को जानना और इसके पहले भी 2010 से लेके वहाँ पे ऑटोमेशन शुरू हो चुका हुँ, था लाइफ में हर सेक्टर में। और ये चीज़ लाइवस्टॉक भी नहीं इसमें बचा हुआ था। तो क्या होता है कि अगर जैसे एआई टूल्स की बात करें तो हम लोगों को जैसे कि जब हम डेयरी फार्मिंग की बात करते हैं तो बहुत सारी टूल्स हैं जैसे हम लोग मिल्किंग ऑटोमेशन करते हैं, ठीक है? जैसे हम लोगों को हाथ से मिल्किंग करने का एक तरीका होता है, हुँ, मगर अभी यहाँ मशीनरी इसको इन्वॉल्व करती है, ठीक है? फुल्ली ऑटोमेटिक होती है, आपकी गाय जाएगी और वहाँ पे आपकी मिल्किंग हो जाएगी। एक होता है फीडिंग का, ठीक है? फीडिंग की बहुत सारी मशीनें कितनी गाय को कितना फीड देना है। फिर होता है कि अब गाय की जैसे गाय को हम लोग ना आरएफआईडी टैग्स होते हैं। हुँ, उन टैग्स को हम लोग उनकी अगर उनको पहनाते हैं कान या उसमें, तो वो उनकी सारी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करता है वहाँ पे जैसे जीपीएस के थ्रू तो क्लाउड सर्वर पे इसको स्टोर करता है। फिर अपने मोबाइल पे आप देख सकते हो, है ना? तो ये सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं। हम लोग बहुत जो इनोवेटिव जो फार्मर्स हैं वो इसको यूज़ कर रहा है। हुँ, हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। तो अभी क्या है ना इसको बहुत पॉपुलर होने के लिए और ज़्यादा तो इसको बस समझाना और सिखाने की ज़रूरत है। और वो उस चीज़ को लेके अभी अवेयरनेस चल रही है, बढ़ रही है, लोग यूज़ करेंगे। जैसे अभी एसएचजी में एक अच्छा-सा एक प्लान आया हुआ है कि ड्रोन दीदी करके। हुँ, तो वो एसएचजी के थ्रू गवर्नमेंट जो है ड्रोन दे रहा है, कृषि कार्यों के लिए। तो क्या होता है जैसे हम लोगों को हमारे खेतों में अगर हम लोगों को कोई छिड़काव करना है, चाहे फर्टिलाइज़र हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, हालाँकि बहुत जैविक होते हैं, हम हुँ, लोग जैविक का उपयोग करते हैं और कुछ केमिकल होते हैं। तो अगर हमें उनको छिड़काव करना तो एक बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है ना? हुँ, तो वो क्या करता है वो ड्रोन वो उसका स्प्रे करता है जाके। तो एक बड़ा अच्छी चीज़ें हैं जो अभी अभी इंट्रोड्यूस हो रही हैं, आगे कुछ कर भी रहे हैं। हुँ, बहुत सारी चीज़ें चाहे वो डेयरी सेक्टर में ही बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनसे बहुत आसानी भी मिलती है। अब जैसे सबसे बड़ी बात हम लोग नस्ल सुधार की जब बात करते हैं ब्रीडिंग की पर्पज़ से, तो गायों के लिए होता था कि हम अपने मेल काफ़ का क्या करें? तो मेल काफ़ को एक बहुत बड़ा इश्यू है ये।
तो उसके लिए भी अच्छा टेक्नोलॉजी आई कि भाई ठीक है, हम लोग सेलेक्टेड सीमन यूज़ करेंगे, सेक्स सीमन यूज़ करेंगे जिसमें हमारे पास सिर्फ़ बच्चियाँ ही पैदा होगी। तो हालाँकि कुछ लोग इस पे बोलेंगे कि ये चीज़ गलत है, हाँ जी। बट मुझे लगता है कि अगर टेक्नोलॉजी हमारा टाइम सेव कर रही है, हमारे लिए चीज़ें मैनेज कर रही है, तो हमें उस चीज़ को जी, जब तक टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल ना करा जाए तब तक वो गलत नहीं है। बिल्कुल, तो ये क्योंकि हम जैसे हम लोग जैसा बुल होता था ना, तो उसका यूज़ था तब, हुँ, अब उसका यूज़ बहुत कम रह गया है। जी। अगर हम बुल से अगर खेती करने लग जाएँगे, तो शायद हम लोग बहुत पीछे हो जाएँगे और हमारी इतनी पॉपुलेशन है कि हमको वो प्रोडक्शन को मीट आउट नहीं कर पाएँगे। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें हैं, जहाँ पे हमें टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना चाहिए, बिल्कुल। वहाँ ज़रूर करना चाहिए। और ये चीज़ें ऐसा नहीं कि हम इससे नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बट कहीं न कहीं ये चीज़ें हर फ़ील्ड में है। अब जैसे क्रॉप को ले लो, तो क्रॉप में ज़रूरी नहीं कि इनिशियली सेब हमारा इसी फ़ॉर्म में था। हुँ, हाँ, इसी फ़ॉर्म में नहीं था। तो हमने उसमें कुछ जेनेटिकली चेंज किए, तो ये इस फॉर्म में आया। जी। तो हम जिन चीज़ों का डार्विन का एक बहुत अच्छा सिद्धांत था, सर्वाइवल सर्वाइवल ऑफ द हाँ, फिटेस्ट। सटा तो ये चीज़ें वो हर चीज़ वहाँ पे लागू होती है कि अगर जिस जिस चीज़ के लिए आप इस पैटर्न पे सेट नहीं हो रहे हो, तो आपको डिस्कार्ड करेंगे हम। जी। अब हम मेल के लिए क्रूअल्टी की बात नहीं कर हुँ, रहे हैं यहाँ पर हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं। हुँ, तो सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको अवेयरनेस की ज़रूरत है। आपको पता है कि हम यहाँ पे कौन-सी चीज़ों को टेक्निकली यूज़ करें और अगर मान लीजिए कि हम लोग नेचर वो अपने आप करती है वो काम, बट नेचर जब कर रही होती है तो उसको कभी न कभी ये चीज़ का रहता है कि वो अपने पैटर्न पे काम करती है, बट हम उसमें थोड़ा-सा करेक्शन करके उस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। जी। आपने हमारी वेरी ओन मिस नंदिनी गोयल के एनजीओ इनायत के साथ भी काम करा है। बिल्कुल। तो आपको कैसे लगता है कि इनायत जैसे एनजीओज़ इस सोशल चेंज में जो आप लाना चाह रही हैं, उसमें हेल्प कर सकते हैं? नंदिनी का जो इनायत है, उसने जो है हमारे 4 गाँव को गोद लिया हुआ है। हाँ जी। जैसे कि आस-पास के जो गौशाला के आस-पास 4 गाँव हैं, हुँ, प्लस गौशाला वाला गाँव भी हुँ, इनायत ने लिया हुआ है। तो जो टाइम से जैसे इन लोगों का ये होता है ना, एक अवेयरनेस का, दूसरा जो है बहुत तरह की ड्राइव्स करने का, ठीक है? जैसे बच्चों को बुक्स देना, हुँ, कॉपी पेंसिल देना और उनको उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको जानना, उनसे इंटरैक्ट करना, ठीक है? अवेयरनेस की कैंपेन का चलाना, उनको कुछ फैसिलिटीज़ अलग से देना और कुछ जो स्किल जैसे होता है, उनके पास जो स्किल है, उसको और प्रमोट करना, हुँ। ठीक है? जैसे कि पिछले साल एनवेलप बनाने के लिए बात हुई हाँ जी। और दिए बनाना और राखियाँ बनाना। बहुत सारे जो लड़कियाँ हैं गाँव की, वो करती हैं और बड़े ही जब नंदिनी वहाँ जाती है तो वो लोग बोलते भी हैं कि नेक्स्ट सेशन में हमें क्या चाहिए। जैसे उन्होंने बोला था कि मुझे कंप्यूटर सीखना है, हाँ कुछ जी। ऐसा करके कुछ वो लोग जो उन्हें चाहिए होता है। हुँ, तो इस जो इनका इनायत है नंदिनी का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं हुँ, वहाँ पे और लोगों को उम्मीद है वहाँ की लड़कियों को, बच्चों को और कि यहाँ पे ऐसे काम हों, लोग आएँ वहाँ से शहरों से और बहुत सारा हुँ। उनको अवेयरनेस दे, काम दे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो थोड़ा-सा। जी। अ, मैं एक और आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है जो आप अभी तक नहीं अचीव कर पाई हैं बट आप ज़रूर करना चाहेंगी? ड्रीम प्रोजेक्ट अगर आपका कोई ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट है जो आप अभी तक अचीव नहीं कर पाई हैं बट आप फ्यूचर में करना चाहेंगी तो वो क्या है? मेरा एक बहुत छोटा-सा ही ड्रीम प्रोजेक्ट है कि अच्छा। हम लोग गाँव में जब भी हम सस्टेनेबल हुँ, हुँ। अ, उसकी बात करते हैं कोई भी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारी सारी पूरी डिपेंडेंसी जो है बाज़ार पे होती है। हुँ, तो एक हिसाब से हमने आधी जीत तो हासिल कर ली है, मीन्स कि हम लोगों ने अपना फर्टिलाइज़र खुद बना लिया है, जी। ठीक है? और दूसरी चीज़ कि हम लोग के पास सीड्स की कमी होती है, हुँ, तो एक सीड बैंक बनाना हुँ, हुँ। जहाँ पर या सीड लैब बनाना जहाँ पर अब किसान अपना सीड वहाँ रखे और वैरायटी ऑफ सीड वहाँ पर हो हर तरह का देसी सीड जिसको बोलते हैं, हुँ, तो वो मल्टीपल टाइम्स वो यूज़ कर सके किसान। जी। उसे बाज़ार पे महँगे सीडों को ना खरीदना बीजों को ना खरीदना पड़े, जाकि उनका एक तो लागत कम हो जाएगी हुँ, और उनका प्रोडक्शन भी हो जाएगा अच्छा। जी। तो इससे क्या हो जाएगा कि उनको अच्छे मुनाफ़े होंगे। जी, बिल्कुल। बहुत बहुत ही बड़ा गोल है ये तो ये मैं विश करती हूँ अपनी साइड से कि आप डेफ़िनिटली अचीव कर पाएँ इस प्रोजेक्ट को। उसके बाद मेरे पास कुछ क्वेश्चन्स हैं। हम एक छोटा-सा रैपिड फायर टाइप का राउंड करेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन कि आपके
आपको अगर एक सेंटेंस में डिफाइन करना हो तो आपके लिए फेमिनिज्म क्या है? लव, हुँ, फेमिनिज्म इज़ लव। फेमिनिज्म इज़ क्योंकि मैंने देखा है गाँव में, जब गाँव या हो या बाहर हो, क्योंकि कभी ना कभी हम लोगों को जो निस्वार्थ वाला प्रेम मिलता है ना, वो एक वुमन से ही मिलता है। जी, तो वो चीज़ मैंने फ़ील की है, क्योंकि गाँव की औरतें हो या कोई जैसे वहाँ पे मिलती है मुझे, तो बूढ़ी हो या बच्चियाँ हो, बड़े प्यार से मिलती हैं, हुँ, बोलती, मतलब उनका टच और उनकी बातें, तो वो चीज़ मुझे वहाँ महसूस हुआ कि अच्छा, वाक़ई में वुमन मीन्स लव। जी, डेफिनिटली। एंड इफ यू हैड टू गिव रिलेशनशिप एडवाइस टू द यंगस्टर्स, हमारी यूथ, तो आप क्या रिलेशनशिप एडवाइस देती? टू व्हिच नेचर टू एनी नेचर, एनी रिलेशनशिप दैट वी इन हैव। रिलेशनशिप, अ, यूथ के लिए तो सबसे बड़ी बात है कि वो अपने आप को कनेक्ट करें नेचर से। नेचर से जो उनका कनेक्शन है, जो रिलेशनशिप है जो दूर होता जा रहा है ना? हुँ, तो यूथ को चाहिए कि वो नेचर के साथ अपना एक अच्छा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करे, क्योंकि क्या होता है ना कि यूथ अभी इतना टेक्नोलॉजी में या जो भी कह लीजिए उन चीज़ों में इन्वॉल्व है कि उसे टाइम नहीं है कि मेरे आसपास कौन सा पेड़ ग्रो हो रहा है ना? हमारा जो हम खाना खा रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, वो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं, सब नहीं है यूथ, हुँ, पर मेजॉरिटी ऑफ हुँ, जो यूथ है वो ऐसे ही उसके पास ये हो गया है। तो मुझे लगता है कि वो कनेक्ट करे वहाँ से, ज और कुछ ना कुछ नेचर के लिए भी करे। जी, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको अपनी जर्नी को एक बुक के टाइटल या एक सॉन्ग के टाइटल में बताना हो, तो वो कौन-सा होगा? बुक के टाइटल या सॉन्ग का टाइटल, हुँ, सात्विक फार्मिंग। हुँ, हुँ, जी। फिर इसका आखिरी क्वेश्चन कि जो आज तक आपने सबसे अच्छी एडवाइस क्या रिसीव करी है किसी से? बेस्ट एडवाइस? अच्छा, ये बहुत अलग है। हुँ, रीज़न क्या है कि मेरे पापा हैं, तो मैंने उनसे पूछा, पापा एक अच्छी लाइफ़ कैसे जी सकते हैं? हुँ, बहुत वियर्ड होगा बट मैं बोल रही हूँ। हुँ, वो बहुत एक बड़ी सीख मुझे लगती है लाइफ़ की। तो मैंने उनसे बोला कि पापा, क्या लाइफ़ को बहुत ईज़िली और बहुत अच्छे तरीके से जीने के लिए क्या चीज़ चाहिए हुँ, इंसान को? मैंने बोला 2 लोग चाहिए, एक डॉक्टर अच्छा, एक वकील अच्छा। तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी जी, सीख है। बेस्ट एडवाइस है। अच्छा, अब मैं आज के पॉडकास्ट का आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से लेगेसी क्या है? आप कैसे चाहती हैं दुनिया ज्योति वर्मा को याद रखे? लेगेसी मीन्स कि आप अपने पीछे क्या छोड़ के जा रहे हो ना, हुँ, तो डेफ़िनेटली कुछ इतना बड़ा कि और इतना माइन्यूट हुँ, कि लोगों को उससे उसकी नेक्स्ट जनरेशन उसे अडॉप्ट करे, जी, है ना? तो हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं। हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, बस बस जो उन वही चीज़ कर रहे हैं जो हमारे जो पीछे पूर्वज छोड़ गए हुँ, थे। उन चीज़ों को वापस से रिकॉग्नाइज़ करना, अपनी असली वैल्यू को समझना ना। जैसे भारत में पहले भी कृषि होती थी, ऐसा थोड़ी ना है कि हमारी जब हरित क्रांति हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके बाद में हम लोगों ने फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना हुँ, शुरू किया। अच्छा, अंग्रेज़ भी इसीलिए आए थे कि हमारे पास इतनी समृद्ध और इतनी अच्छी भूमि है। तो उस चीज़ों को हम लोगों को बचा के रखना, हुँ, है ना? और यूथ को उसमें इन्वॉल्व करना। अब अभी क्या होता है ना कि बच्चे वो कुछ भी बनते हैं, एस्ट्रोनॉट बन जाएँगे, या वो कोडिंग करेंगे, या वो कुछ भी बिज़नेस, इंजीनियर, डॉक्टर, ठीक है, कुछ भी होता है। मगर अभी क्या होता है, कोई किसान नहीं बनना चाहता है। हुँ, कृषि जो है ऑटोमेटिकली ऐसा थोड़ी ना है कि वो एक खेल है, वो एक कला है। हुँ, हम लोग के पास बहुत तरह के व्यक्ति होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक लेबर होता है, एक हुँ, स्किल्ड पर्सन होता है, दूसरा हमारे पास एक आर्टिस्ट होता है। तो खेती-किसानी भी एक आर्टिस्ट के तौर पे करोगे ना, तो फिर उसमें कुछ अलग ही निकल के आएगा। बिल्कुल, डेफ़िनिटली। थैंक यू सो मच मैम, आप यहाँ आए, आपने हमें टाइम दिया। आपने हमें इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें बताई जो शायद मुझे वैसे कभी नहीं पता चलती हैं, हमारी जनरेशन को शायद वैसे नहीं पता चलती, बिकॉज़ टू सम एक्सटेंट हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं नेचर से थोड़ा। सो बहुत अच्छा लगा इतनी सारी चीज़ें हमने आपसे सीखी, इतना जाना फार्मिंग के बारे में। आई थिंक बीइंग हियर टॉकिंग टू यू वाज़ वेरी, मतलब मेरे लिए बहुत अच्छी फीलिंग थी ये, इतना जानना, इतना सीखना। एंड आई होप आपको भी अच्छा लगा हो हमारे यहाँ आके। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से, बल्कि तुमसे और सब लोगों से बात करके। रीज़न क्या है कि हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो हम सिर्फ़ पढ़ाई कर रहे होते हैं। हुँ,
अब उस पढ़ाई को जब हम लोग अपने बहुत जीवन में व्यापक रूप से अगर देखेंगे, जैसे अब E इज़ इक्वल टू MC स्क्वायर, ठीक है? तो हम उसको अपने खेतों में देख सकते हैं। हम उसको न्यूटन के वहाँ पे रूल्स फ़ॉलो कर सकते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना कि जिस भी फ़ील्ड में अब मैथ को आप हर जगह देख सकते जी। हो। तो जब पढ़ाई करते समय जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे बहुत यही लगता था कि अच्छा ये एजुकेशन हम ले क्यों रहे हैं? इसका पर्पस क्या है? हुँ, यहाँ पे इस स्कूल से, इस कॉलेज से, इस यूनिवर्सिटी से तुम सिर्फ़ बूँद लेके जा रहे हो हुँ, और अब तुमको एक बहुत बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी में छोड़ जी। दिया जाएगा हुँ, जहाँ पर तुम जो है रियल में उन सब चीज़ों को अप्लाई करोगे। जी, आई तो रियली इससे होप कि जो आप मुझे बता रही हैं, जो सिखा रही हैं हम सबको, हम सब अप्लाई कर पाएँ अपनी लाइफ़ में। थैंक यू सो मच मैम आप यहाँ आए। एंड टू आवर लिसनर्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू आवर पॉडकास्ट एंड वी होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम।